हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो जुड़ जाएगा हमारे साथ सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। देखो, आप सभी को मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि आप सभी लोग भूल जाते हैं। आपका जो यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी नहीं लिखेंगे क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आप समझ सकते हैं। यूपी के जितने भी एग्जाम है आगे, जूनियर असिस्टेंट हुआ, इसकी डेट आ चुकी है। जूनियर असिस्टेंट की डेट आ चुकी है। यूपी पीसीएस है, ये भी बहुत पास है, ये भी बहुत पास है। यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आने वाला है और यूपी पुलिस की भी 51,000 वैकेंसी आने वाली है। और इन सभी एग्जाम के लिए आपकी 9 बजे क्लास शुरू की गई थी यूपी जीके की, जो कि काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी। तो अगर आपके लिए क्लास शुरू की गई है तो आप इस क्लास का इस्तेमाल करिए ना, आप इस क्लास का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 30 से 35% क्वेश्चन यूपी जीके से आते हैं। 25 से 30-35% तक यूपी जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने जब क्लास को शुरू कर लिया है, मैराथन लगाएं। मैराथन जूनियर असिस्टेंट के लिए भाई अभी आपका 24 दिसंबर को एग्जाम है। 24 दिसंबर तक हम बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। बस आप हमें 6-7 घंटे मत दो एक दिन में, सिर्फ 1 घंटा एक दिन में दे दो, शाम को 9 बजे से 10 बजे तक का। इसमें हम आगे 24 तारीख है तो अभी हमारे पास 17-18 दिन है। 17-18 क्लासेस में हम बहुत सारा कर चुके होंगे, परेशान मत होइएगा। और तब हमें जरूरत पड़ती है कि अगर मैराथन, शिवम साक्य जैसे कि कह रहे हैं, अगर हम तब हमें जरूरत पड़ती है मैराथन क्लास की तो हम लगा लेंगे उससे 2-4 दिन पहले, 15 तारीख के बाद ऐसा सोच लेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ 1 घंटे रात को 9 बजे से 10 बजे तक पढ़िए, फिर आप इन एग्जाम में कमाल करेंगे। सच बता रहा हूँ, यूपी जूनियर असिस्टेंट में, यूपी पीसीएस में, यूपीएसआई में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो कि आपकी 51,000 वैकेंसी आनी है और अगले कुछ ही समय में वैकेंसी आनी है। आगे आज का जो चैप्टर है आपका, वो है प्रदेश का नहर तंत्र। देखो, नहर की जरूरत क्यों पड़ती है? नहर को हमेशा नदियों से निकाला जाता है। ये जो नदियां होती हैं, हम इनके पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करते हैं। बहुत सारे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाते हैं जिनसे हम बिजली बनाते हैं, साथ के साथ इसके पानी का इस्तेमाल हम सिंचाई में करते हैं। किस में करते हैं? सिंचाई में करते हैं। तो जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे नदियों की बहुत ज़्यादा संख्या है। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, शारदा नदी है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, रामगंगा है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, बहुत सारी नदियां हैं प्रदेश में। तो जब हम इनके पानी का इस्तेमाल खेतों तक सिंचाई के लिए करते हैं तो उनके लिए हमें नहरों की ज़रूरत पड़ती है। तो नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए हमें जिस माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, हम उससे क्या कहते हैं? कैनाल या नहर कहते हैं। तो नहर की आपको पता लग गया कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सिंचाई करना, क्या करना? खेतों की सिंचाई करना, पेयजल की पूर्ति करना। बहुत सारी परियोजनाएं पेयजल पूर्ति के लिए भी लगाई जाती हैं नहरों पर। तो पेयजल की पूर्ति भी करती है, ये क्या करती है? पेयजल पूर्ति भी करती हैं। तो कई सारे इनके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना हम जिसे कहते हैं। इसका उद्देश्य कोई एक नहीं होता, कई सारे उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे उद्देश्य होते हैं। बिजली बनाना इसका एक पर्पस हो सकता है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हम जिसे कहते हैं। बिजली बनाने के भी काम आती हैं नहरें, आपकी सिंचाई के काम भी आती हैं और आपके पेयजल की पूर्ति भी करती हैं। तो कहाँ चले गए आप सभी लोग? मैं बस इंक डाल लूँ और फिर शुरू करते हैं अपना युद्ध। चलिए, तब तक आप शेयर कर दो, जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। न्यायपालिका के बारे में जो लोग कह रहे हैं न्यायपालिका के बारे में नहीं पढ़ाई, तो मैं पढ़ाऊंगा ना न्यायपालिका के बारे में। मैंने छोड़ा कब है? मैंने व्यवस्थापिका प्रदेश की पढ़ाई है और विधायिका पढ़ाई है, मैंने न्यायपालिका भी पढ़ाएंगे। कैसी बात करते हो?
अच्छा, आज क्रिकेट देख रहे हैं। भाई क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी था, पता है। मैंने अपने घर में अपने पिताजी की बहुत डांट खाई है क्रिकेट के पीछे, मतलब पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट देखता था, और आज मुझे दिखने लगा है कि मेरा काम क्या है, उसके पीछे मैं क्रिकेट भूल गया हूँ। अगर आप इस पढ़ाई के माहौल में भी क्रिकेट को देखना चाहते हैं पढ़ाई को छोड़ के, तो आपको पता नहीं है अभी कि आपको करना क्या है। मुझे पता है कि मुझे मेहनत करनी है, ये क्लास मुझे देनी है। सच बता रहा हूँ, आज मैंने पूरे दिन से, जबकि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन था, क्रिकेट बहुत हूँ, बल्कि खेल भी लेता हूँ, खेलता भी हूँ, बट कभी मैंने ऐसे नहीं कि काम को छोड़ के। आज मैं सच बताऊँ तो मुझे अब याद आया है, जबकि कल मुझे पता था 5 बजे 4 बजे भी आता कि आज शाम 7 बजे से क्रिकेट मैच है, लेकिन कोई ऐसा वो ही नहीं है कि देखना ही देखना है काम छोड़ के। अपना जो वर्क है, अपना जो काम है, उसको छोड़ के आप क्रिकेट के पीछे दीवाने हो जाओ। तो ये लोग, आप भी समझना होगा ये चीज़ें भी आपको, कि क्रिकेट आप देखो खाली समय में, लेकिन जब आपकी पढ़ाई है, जब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, क्रिकेट नहीं देखना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं कोई बात नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रदेश की नहरों की, उससे पहले कुछ परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परियोजनाओं से संबंधित, उससे पहले हम लोग कुछ प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, नहर प्रोजेक्ट हैं। उनमें एक प्रोजेक्ट आता है आपका गंडक नहर का जो परियोजना है, गंडक परियोजना हम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक आपका परियोजना है गंडक नहर परियोजना। क्या है? गंडक नहर परियोजना। ये जो आपकी गंडक नहर परियोजना है, पहले तो आप समझिएगा, ये गंडक नहर परियोजना है, ये बनाई गई 1959 में, 1959 में इस परियोजना को बनाया गया। 1959 में इस परियोजना को बनाया गया, और ये परियोजना बनाई गई है नेपाल में। कहाँ पर? यूपी में नहीं है ये परियोजना। जहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट लगा है नहर पर, बूढ़ी गंडक नहर पर लगा हुआ है, बूढ़ी गंडक नदी पर इस परियोजना को लगाया गया है। वहां से एक नहर निकाली जाती है जिसे हम गंडक नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक नहर कहते हैं। तो 1959 में ये परियोजना बनाई गई। 1959 में ये परियोजना बनाई गई नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। लेकिन ये नेपाल में बनाई जरूर गई है, लेकिन इस परियोजना में हिस्सेदारी है यूपी की, किसकी? उत्तर प्रदेश की और बिहार की। किस किस की हिस्सेदारी है? उत्तर प्रदेश व बिहार की हिस्सेदारी है। तो क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन गंडक नहर परियोजना में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गंडक नहर परियोजना में सम्मिलित नहीं है। इस बार पता है मैंने बदलाव क्या किया है, पहले मैं थ्योरी आपको पढ़ाता रहता था, लेकिन क्वेश्चन में कराता ही नहीं था, क्वेश्चन भूल जाता था, या कराता था तो तब कराता था जब प्रैक्टिस होती थी हमारी। लेकिन इस बार मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंडक नहर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देगा, बिहार लिख देगा, नेपाल लिख देगा, तीसरा लिख देगा उत्तराखंड। तो आप हो सकता है फिर सोचो कि यार बिहार के साथ उत्तराखंड, नेपाल या फिर यूपी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे कि उत्तराखंड है या बिहार नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी कौन सा शामिल है कौन सा नहीं शामिल है। तो गंडक नहर परियोजना जिसको बनाया गया 1959 में, 1959 में, और ये किस किस की संयुक्त परियोजना है? नेपाल की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये तीनों जगह सिंचाई का काम करती है। कहां पर करती है? ये तीनों जगह सिंचाई का काम करती है। इसके साथ साथ दूसरी एक परियोजना है जिसका नाम है बाढ़ सागर परियोजना। क्या है? बाढ़ सागर परियोजना। इस परियोजना की अगर हम लोग बात करें, किसकी? बाढ़ सागर परियोजना की, तो ये परियोजना 1978 में शुरू की गई थी। ये परियोजना 1978 में शुरू की गई थी। 1978 में ये परियोजना शुरू की गई थी, और ये बनके तैयार हुई 15 जुलाई। जैसे कि आपको पता होगा, पिछली साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, बाढ़ सागर परियोजना का। 1978 से ये परियोजना बनाई जा रही थी। कब से? 22 और 18 कितने हो जाते हैं? 22 और 18, 40 सालों में परियोजना बनके तैयार हुई है। अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे यहाँ पे काम का जो गति होती है काम करने की, सरकारी कामकाज की, वो कितनी होती है। 40 सालों में एक परियोजना बना पाए। तो बाढ़ सागर परियोजना 1978 में शुरू हुई, और इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 जुलाई 2018 में, 15 जुलाई 2018 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि ये किस किस के
किस किस की संयुक्त परियोजना है, इसमें किस किस की साझेदारी है। तो ये न केवल उत्तर प्रदेश की परियोजना है। बाण सागर परियोजना की बात करें तो ये केवल उत्तर प्रदेश की परियोजना नहीं है, ये भी संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों की। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाण सागर परियोजना का उद्घाटन किसने किया या कब किया, या फिर इसको बनाने की शुरुआत कब हुई। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि बाण सागर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तब आपके पास जवाब देने को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम बात करें तो ये भी 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने की, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसमें आपका क्या है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। क्या आता है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश आता है। क्या आता है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तीसरा आपका बिहार आता है। तो इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी संयुक्त परियोजना आपकी, बाण सागर परियोजना। बाण सागर प्रोजेक्ट जो है आपका इन 3 राज्यों का, यूपी का, एमपी का, बिहार का, यूपी का, एमपी का और बिहार की संयुक्त परियोजना है आपकी, ठीक है, जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। ठीक है, अगर बात करें कि यूपी से इसके कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे, इसके पानी से, इस परियोजना के पानी से यूपी के कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे, तो आपके पास जवाब होगा प्रयागराज और आपका मिर्जापुर। इस परियोजना से प्रयागराज और मिर्जापुर को जल मिलेगा। इस परियोजना से प्रयागराज और मिर्जापुर से जल मिलेगा। लगभग 3,500 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनाई गई है। कितने की, लगभग 3,500 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनाई गई है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और परियोजना है। तो अब आप याद रखेंगे ना, बिहार के साथ जो हमारी संयुक्त परियोजना है, एक है आपकी गंडक नहर परियोजना, दूसरी आपकी कौन सी, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना एमपी के साथ भी हमारी संयुक्त परियोजना है। 1-2 और हैं जो एमपी के साथ संयुक्त हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। 1-2 और हैं, जैसे कि केन नहर परियोजना। क्या है, केन नहर परियोजना केन नदी से निकाली जाती है और केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत से निकलती है। कहाँ से, केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत से निकलती है। तो केन नहर परियोजना कौन सी आपकी, केन नहर परियोजना, ठीक है, कौन सी, केन नहर परियोजना, ठीक है, कौन सी है, केन नहर परियोजना। अगर इसकी बात करें, इस परियोजना की बात करें तो ये भी संयुक्त परियोजना है 2 राज्यों के बीच में। किस किस के बीच में, 2 राज्यों के बीच में। एक आपका उत्तर प्रदेश, क्या, एक आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश। तो ये भी उत्तर प्रदेश, अभी तो नोट्स बना सकते हो आप, मैं इतना धीरे धीरे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इतना धीरे धीरे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो केन नहर परियोजना की जब बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। केन नहर परियोजना इन दोनों राज्यों की आपकी संयुक्त परियोजना है, केन नदी से निकाली जाती है। एक और है आपकी, जिसे हम राजघाट बांध परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, राजघाट बांध नहर परियोजना। ठीक है, राजघाट बांध नहर परियोजना, ये यूपी के झांसी से निकलती है। ठीक है, राजघाट बांध नहर परियोजना, राजघाट बांध नहर परियोजना कि बेतवा नदी पर है। ठीक है, नहर परियोजना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। क्या है, यूपी और एमपी की। आप लोग कहाँ चले गए, मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्या आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम नहीं देना? अगर देना है तो कैसे देना है फिर? क्या आपको यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं देना? अगर देना है तो फिर कैसे देंगे आप, हैं? हाँ, केन यमुना की सहायक नदी है, वो चाहे फिर केन हो, चाहे बेतवा हो, चाहे आपका सिंध हो, चाहे आपकी चंबल हो, चाहे आपकी धसान हो, ये सभी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी, सभी यमुना की सहायक नदी हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए, सभी यमुना की सहायक नदी हैं। तो राजघाट परियोजना की हम लोग बात कर रहे थे, ये भी यूपी और एमपी की, ये भी किस किस की, यूपी और एमपी की संयुक्त नहर परियोजना है। 2 राज्यों के साथ ये भी क्या करती है, साझा परियोजना है। 2 राज्यों की ये भी साझा परियोजना है। चलेगा, इसके आगे हम कुछ नहरों की बात कर लेते हैं, कुछ नहरों की बात कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम कुछ नहरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि कुछ नहरें हमारे यहाँ गंगा नदी से निकलती हैं,
कुछ नहरें हमारे यहाँ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है नहरों से कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी नहर कौन सी है, या सबसे लंबी नहर कौन सी है, या ये नहर किस नदी से निकलती है, या किन जनपदों से होकर ये नहर बहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन नहरों से संबंधित पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस में कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर की। किसकी बात करते हैं? गंगा नदी से निकलने वाली नहरों की बात करते हैं। गंगा नदी से निकलने वाली नहरों की बात करते हैं। तो प्रदेश में 3 नहर हैं जो गंगा नदी से निकलती हैं। क्या हैं? प्रदेश में 3 नहर हैं जो गंगा नदी से निकलती हैं। तो हम बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर की। किसकी बात करते हैं? ऊपरी गंगा नहर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अपर गंगा कैनाल। क्या कहते हैं? अपर गंगा कैनाल। क्या कहते हैं हम इसको? अपर गंगा कैनाल। ठीक है, इसका नाम अपर गंगा कैनाल क्यों पड़ा, मैं बता दूं आपको इसका नाम अपर गंगा कैनाल क्यों पड़ा। देखो, जब नदियां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, मैं जब बता रहा था एक बार आपको, जब प्रदेश का विभाजन जो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके कंपेयर ऊंचा है। क्या है? इसके कंपेयर ऊंचा है। तो यहाँ से अगर कोई नहर निकलेगी और एक यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ये प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रदेश की बात कर रहे हैं, कोई नहर यहाँ से निकलेगी तो इसके और इसके कंपेयर ये तो अपर ही हुई ना, ये सबसे ऊपर की हुई। तो सबसे ऊपर होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ये सबसे ऊपर है, इन दोनों से ये ऊपर है, तो इसे हम अपर गंगा कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर गंगा कैनाल। क्योंकि और दूसरी जो नहर निकलती है गंगा से, उनके थोड़ा ऊपर से निकलती है, थोड़ा पीछे से निकलती है। मतलब ये कहाँ से निकलती है ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर इसके हम सोर्स की बात करें तो सोर्स तो इसका गंगा नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? गंगा रिवर से निकलती है। रिवर गंगा से निकलती है, गंगा नदी से निकलती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जगह कौन सी है जहां से ये नहर निकलती है? तो जगह है आपकी हरिद्वार। हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार जो कि आपके यूपी का पार्ट नहीं है, उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो ये उत्तराखंड की हरिद्वार से निकलती है नहर। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड की हरिद्वार से निकलती है नहर। हाँ जी, हरिद्वार से निकलती है। अगर हम लोग बात करें कि इस नहर का निर्माण कब किया गया, इस नहर का निर्माण कब किया गया, तो ये 14 सालों में लगभग बन के तैयार हुई थी। 1840 से इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ। कब से? 1840। तो ये इतनी नई नहर तो है नहीं, काफी पुरानी नहर है ना। तो 1840 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि कंप्लीट हुआ लगभग 1854 में। 1854 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया। लगभग 14 साल लगे इस नहर को बनने में। इस नहर की लंबाई की अगर बात करें तो इस नहर की लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। कितनी है? इस नहर की लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। अगर टोटल लंबाई की बात करें, क्योंकि बहुत सारे एक नहर से कैनाल निकाल दिए जाते हैं, छोटी छोटी नहरें निकाल के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, जिसे हम इसका इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। छोटी छोटी नहर होते हैं, वितरतिकाएं जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर उन सबको ऐड कर लिया जाए तो इस नहर की लंबाई 5640 किलोमीटर है। कितनी है? 5640 किलोमीटर है। तो ये ऊपरी गंगा नहर, आप इसका तो एक तो याद रखो कि कहाँ से निकलती है, तो उसके नाम में ऊपरी गंगा नहर लिख रखा है, गंगा लिख दिया है। दूसरा पूछेगा कि ये कहाँ से निकलती है, तो सोर्स इसका क्या है? गंगा रिवर तो है ही, लेकिन जगह हरिद्वार से निकलती है। इसका जो टाइम पीरियड था कि कब इसको बनाया गया, तो 1840 से 1854 के बीच में ये नहर बन के तैयार हुई। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 5640 इसकी कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है इसकी। और अगर नहर की लंबाई की बात करें तो लगभग 340 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। 340 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। अमित सिंह एक कमेंट बार बार करते हैं, कह रहे 15 जुलाई 1996 क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? 15 जुलाई 1996 है, तो इसका मतलब 23 साल तो आपकी एज पूरी हो जाती है 15 जुलाई 2019 में। तो फॉर्म के ऊपर है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप, अगर फिर तो मुश्किल है। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं फिर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और फिर भी फॉर्म के ऊपर है। अगर उन्होंने 23 साल 1 अगस्त को लिया, मान लो अगर उन्होंने 23 साल 1 अगस्त
2019 को लिया तो फिर तो आप 23 साल की एज में आ जाएंगे, ठीक है, फिर तो आप 23 साल में आ जाएंगे। लेकिन इसको उन्होंने 1 जुलाई किया, 1 जुलाई किया, ठीक है, 1 जुलाई 2019 किया, फिर आप नहीं आ पाएंगे, फिर आप नहीं आ पाएंगे। अगर उन्होंने इसको 1 जनवरी 2020 कर दिया, ये भी कर सकते हैं वो, 1 जनवरी 2020 को आप 23 साल के हैं, 1 जनवरी 2020 को अगर आप 23 साल के हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, फिर फॉर्म को नहीं, 1 अगस्त 2019 को 23 साल मांगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर इसको उन्होंने 1 जुलाई 2019 कहा होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये 15 जुलाई से ऊपर गया, 15 जुलाई से ऊपर गया, फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर 15 जुलाई से पहले 23 साल मांगा होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 अगस्त को मांगा होगा, 1 जनवरी को मांगेगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि आप 23 से ज़्यादा हो चुके हैं 15 जुलाई को। अगले क्वेश्चन पे अगली नहर पे आता हूँ मैं, करंट अफेयर की क्लास का, सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। इसके बाद आती है एक मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, मध्य गंगा नहर आती है, ठीक। मध्य गंगा नहर की बात करूं तो ये प्रदेश के बिजनौर से निकली है। कहाँ से निकली है? बिजनौर से निकली है। अगर मैं बिजनौर की बात करूं तो गंगा नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि प्रदेश में जो गंगा है, प्रदेश में जो गंगा नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से ही करती है। कहाँ से करती है? बिजनौर से ही करती है। हरिद्वार के बाद यह नदी बिजनौर, और बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो मध्य गंगा नहर भी बिजनौर से ही निकलती है। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल 115.5 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है वर्तमान में। हालांकि इस नहर का एक सेकेंड स्टेज जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस नहर की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो ये नहर मध्य गंगा नहर को भी पानी की पूर्ति करती है। साथ के साथ गंगा नदी और रामगंगा, गंगा नदी और रामगंगा के बीच का जो क्षेत्र है उसकी सिंचाई भी करती है, उसकी सिंचाई भी करती है, सिंचाई भी करती है। जरूरत पड़ने पर ये मध्य गंगा नहर ऊपरी गंगा नहर में पानी की आपूर्ति भी करती है, पानी की आपूर्ति भी करती है। तो क्या हो जाएगा? मध्य गंगा नहर की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 115 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। रामगंगा व रामगंगा के बीच के क्षेत्र की सिंचाई करती है और ये ऊपरी गंगा नहर में पानी की आपूर्ति भी करती है। तो ये दूसरी गंगा से निकलने वाली नहर थी। एक और नहर है हमारे पास जो गंगा नदी से ही निकलती है और इस नहर का नाम है क्या? और इस नहर का नाम है आपका निचली गंगा नहर। क्या है? निचली गंगा नहर। ये काफ़ी फेमस है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। निचली गंगा नहर क्या है? निचली गंगा नहर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। निचली गंगा नहर, लोअर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल क्या है? लोअर गंगा कैनाल। ये कहाँ से निकलती है? ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है। इसका सोर्स तो आपको पता है कि इसमें जो पानी आता है वो गंगा नदी से आता है, लेकिन गंगा नदी में ये नहर कहाँ से निकलती है? तो ऊपरी गंगा नहर तो हरिद्वार से निकल रही थी जो कि प्रदेश के बाहर था। मध्य गंगा नहर जो कि बीच में होगी, मध्य से आप समझ भी सकते हैं, जो बीच में होता है उसको मध्य कहते हैं। मध्य गंगा नहर आपकी कहाँ से निकल रही है? आपकी बिजनौर से निकल रही है। बिजनौर से और आगे बढ़ के जब यही नदी बुलंदशहर से गुजरती है और बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है नरौरा। क्या पड़ती है? नरौरा। और इसी नरौरा से क्या निकलती है? आपकी निचली गंगा नहर। क्या निकलती है? आपकी निचली गंगा नहर। ठीक है। एग्जाम कब तक है? किस चीज़ का एग्जाम? पता नहीं भाई कब तक है एग्जाम। हाँ जी, निचली गंगा नहर। अब बात आती है कि इस गंगा नहर को बनाया कब गया था? ये निचली गंगा नहर को बनाया कब गया था? तो ये है, इसको लिखेंगे। इस नहर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है 1872 से लेके 1878 तक। लगभग 6 साल में ये नहर कंप्लीट की गई। लगभग 6 साल में ये नहर कंप्लीट की गई। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें, इस नहर की टोटल लेंथ की बात करें इस नहर की, तो ये टोटल लेंथ है इस नहर की 8,800
किलोमीटर। कितनी है? 8,800 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। इस नहर की 2 ब्रांच हैं। इस निचली गंगा नहर की 2 ब्रांच हैं। एक ब्रांच है आपकी कानपुर ब्रांच। कौन सी है? एक है आपकी कानपुर ब्रांच और दूसरी आपकी इटावा ब्रांच। दूसरी क्या है? आपकी इटावा ब्रांच। तो 2 हैं इसकी ब्रांच। क्या है? 2 इस नहर की ब्रांच हैं। एक आपकी कानपुर ब्रांच, एक है इटावा ब्रांच। ठीक है। और अगर बात करें तो ये बुलंदशहर से निकलने के बाद अलीगढ़ हुआ, एटा हुआ, कासगंज हुआ, आगे फिरोज़ाबाद हुआ, बुलंदशहर, मैनपुरी, कानपुर देहात, फतेहपुर और इलाहाबाद तक ये नहर जाती है। ठीक है। हाँ जी, फरुखाबाद चलेगा। ये समझ आया ना आपको? निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर समझ आया? चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये थी हमारे प्रदेश में जो गंगा नदी से निकलती है नहर, जो गंगा नदी से निकलती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रिवर हमारे पास यमुना नदी से भी निकलती हैं। कुछ रिवर हैं जो हमारे पास यमुना नदी से भी निकलती हैं। ठीक है। हाँ जी, कुछ रिवर हमारे पास जो यमुना नदी से भी निकलती हैं, यमुना नदी से भी निकलती हैं। उनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपकी कौन सी? देखो, यमुना नदी की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नदी से हमारे पास 2 नहर निकलती हैं। यमुना नदी से हमारे पास 2 नहर निकलती हैं। एक है आपकी पूर्वी यमुना नहर। क्या है? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। ठीक, पूर्वी यमुना नहर। और इस पूर्वी यमुना नहर की हम लोग बात करें, किसकी बात करें? ईस्टर्न यमुना कैनाल। ठीक है, इस पूर्वी यमुना, हाँ यमुना नदी, इस पूर्वी यमुना नहर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर के फैज़ाबाद से निकलती है। देखो, फैज़ाबाद आप सोच सकते हैं कि फैज़ाबाद शायद फिर आप किसी फैज़ाबाद आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा जो फैज़ाबाद है, नहीं, ये सहारनपुर में एक जगह है। सहारनपुर से नदी प्रवेश करती है प्रदेश में, यमुना नदी। ठीक है, तो क्या होगा? इस पूर्वी यमुना नहर में, पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर के फैज़ाबाद नामक जगह से निकलती है। कहाँ से? सहारनपुर के फैज़ाबाद नामक जगह से निकलती है। इसको पूर्वी यमुना नहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यमुना नहर सहारनपुर से प्रवेश करने के बाद हरियाणा और यूपी के बॉर्डर को टच करते करते ये ऐसे आती है। तो यहाँ से मान लो सहारनपुर का फैज़ाबाद यहाँ पे है, यहाँ से एक नहर निकलती है इस प्रकार से, जो इसी के पैरेलल चलती है इस प्रकार से, और एक नहर निकलती है इस प्रकार से। तो जो पश्चिम की तरफ निकलती है, ये पूरब हुआ ना, ये पश्चिम हुआ, तो जो पश्चिम की तरफ निकलती है उसको हम पश्चिमी यमुना नहर कहते हैं, वो हरियाणा चली जाती है। जो हमारी तरफ आती है इसी को हम पूर्वी यमुना नहर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? पूर्वी यमुना नहर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पूर्वी यमुना नहर कहते हैं हम इसको। तो ये कहाँ से निकलती है? आपके सहारनपुर से, सहारनपुर की एक जगह फैज़ाबाद, यहाँ से निकलती है। सवाल खड़ा ये होता है कि इस नहर को कब बनाया गया? इस नहर को कब बनाया गया? तो बनाए जाने के पीछे प्रश्न ये है कि ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और इसका निर्माण हुआ था 1830 में। 1830 में इसका निर्माण हुआ था। ये वही नहर है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने, अब आप कहोगे कि 1830 में तो शाहजहां था ही नहीं, शाहजहां तो 1830 में था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, शाहजहां ने इस नहर का निर्माण करवाया था, लेकिन ये नहर समाप्त हो चुकी थी 1830 में। अंग्रेजों के समय फिर से इस नहर को, इसकी साफ सफाई करके, इसमें खुदाई करके फिर से इस नहर को शुरू किया गया। हालांकि फिर भी ये दोबारा इसको शुरू किया गया, लेकिन 1830 में शुरू किया गया और उस समय प्रदेश में कोई और नहर नहीं थी। 1840 में तो आपकी ऊपरी गंगा नहर निकली है, 1840 में शुरू हुई थी, जबकि 1830 में बनी थी। इसीलिए प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। क्या है? इसीलिए ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, समझ आया ना? प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। उत्तम कुमार कह रहे हैं कि सर इस क्लास का शेड्यूल क्या है? बेटा, अगर तू रोज आता ना, अगर आप रोज क्लास में आते तो आप इस तरह की बात नहीं करते कि कह रहे हैं कभी पॉलिटी कभी ज्योग्राफी। आज क्लास नंबर 8 है और 8वीं क्लास, जब से ये पहली क्लास शुरू हुई उसके बाद कब पॉलिटी कब ज्योग्राफी हुआ है मुझे बताओ।
कम से कम 10 से 12 दिन हो गए, क्योंकि 8 क्लास में कल भी क्लास हुई नहीं थी, एक दिन और क्लास मिस हुई है, 2 तो ये जोड़ लो तो कितनी हो गई 10 क्लास, और 2 रविवार जोड़ लो संडे, 10 और 2 12, 12 से 13 दिन हो गए। अगर आप पिछले 12-13 दिन में आए होते तो आप ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, चलेगा। हम लोग बात कर रहे थे फैजाबाद। अगर इसकी बात करें कि कब शुरू हुई, कब बनाया गया इसको, तो 1840 में इसको रिनोवेट किया गया, इस नहर को फिर से बनाया गया। और इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 1440 किलोमीटर है, 1440 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कम क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है गंगा जो नदी है उसका पानी ज़्यादा है, उसका अपवाह तंत्र बड़ा है, तो उससे जो नहरें निकाली जाती हैं उनमें ज़्यादा पानी होता है और ज़्यादा लंबाई तक, ज़्यादा दूरी तक वो सिंचाई कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, तो ये 8 लाख और 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर जाती हैं। जबकि यही नहर जो यमुना नदी से निकलती है, इसका जो सिंचाई का क्षेत्र है ये मात्र 2 लाख हेक्टेयर है। 1440 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और इसका जो सिंचाई का क्षेत्र है वो 2 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 2 लाख हेक्टेयर भूमि की ये सिंचाई करती है। ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, सबसे पुरानी नहर, आप इसको याद रखेंगे पुरानी नहर के रूप में। पुरानी नहर कैसे याद रखेंगे? पूर्वी अर्थात पूर्वी। ठीक है, तो जो पूर्वी यमुना नहर का ऑप्शन रहेगा वो प्रदेश की सबसे पुरानी नहर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रदेश की सबसे पुरानी नहर हो जाएगी। आगे चलते हैं हम, एक है हमारे पास यमुना नहर आगरा नहर। क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास आगरा नहर, जो कि यमुना नदी से ही निकलती है। नहर भी किससे निकलती है? यमुना नदी से ही ये नहर निकलती है। तो एक है हमारे पास क्या? आगरा नहर। क्या है हमारे पास? आगरा नहर। आगरा नहर की अगर बात करें, किसकी बात करें? आगरा कैनाल की अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिल्ली में एक जगह है ओखला। क्या है? दिल्ली में एक जगह है ओखला। इसी ओखला से निकलती है आपकी कौन सी? आगरा नहर। इसी ओखला से आपकी आगरा नहर निकलती है। इस नहर के बारे में कहा यह जाता है कि अंतर्राज्यीय है। क्या है? ये अंतर्राज्यीय नहर है। क्या है? अंतर्राज्यीय। ये न केवल दिल्ली से गुजरती है बल्कि हरियाणा से भी गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ये हरियाणा से भी गुजरती है, ये राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है, तो ये दिल्ली के कुछ क्षेत्र की सिंचाई करती है, ये हरियाणा के पलवल वगैरह की सिंचाई करती है। ठीक है, हरियाणा से भी गुजरती है, ये यूपी के मथुरा में सिंचाई करती है और राजस्थान के भरतपुर में सिंचाई करती है। राजस्थान के भरतपुर में भी सिंचाई करती है नहर। तो हरियाणा, दिल्ली के ओखला से जरूर निकलती है, लेकिन ये 4 राज्यों में बहती है। ये 4 राज्यों में बहती है, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में। तो ये 4 राज्यों से बहने वाली नहर है। क्या है? 4 राज्यों से बहने वाली नहर है। इस नहर की अगर मैं बात करूं तो इसको बनाया गया 1874 में। कब बनाया गया? 1874 में इस नहर का निर्माण किया गया। 1874 में इस नहर का निर्माण किया गया। कुल लंबाई की बात करूं तो 1600 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। कितनी है? 1600 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। और जैसा कि मैंने बताया, इन नहरों में ज़्यादा पानी न होने की वजह से इनका जो सिंचाई का क्षेत्र है वो ज़्यादा नहीं है। कितना है इसका? 1.5 लाख हेक्टेयर। कितना है? 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है नहर। कितने की? 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है आपकी आगरा नहर। तो अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नहर है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की भूमि की सिंचाई करती है, तो आपकी आगरा नहर आंसर होगा। ठीक है, आगरा नहर आंसर होगा। यह पूछा जा सकता है कि आगरा नहर निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई नहीं करती? तो आपके पास ऑप्शन होगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, या फिर एमपी राजस्थान की जगह यूपी कर देगा। तो आप सोचोगे कि यार दिल्ली में कौन सी सिंचाई होती होगी, तो दिल्ली लगा दोगे आप। दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली में भी सिंचाई करती है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। तो ये थी आगरा नहर। अब एक इंपॉर्टेंट नहर आ रही है जिसका क्वेश्चन पूछा गया किसमें? जिसका क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जो कि 27-28 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें से इस नहर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको याद आ जाएगा अगर आपने दिया होगा।
शारदा नहर कौन सी है? शारदा नहर कौन सी है आपकी? शारदा नहर। अगर मैं शारदा नहर की बात करूं, किसकी बात करूं? शारदा नहर की बात करूं तो शारदा नहर आपकी शारदा नदी से ही निकलती है। किससे निकलती है? शारदा नदी से ही निकलती है। इसे काली नदी भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। तो शारदा नदी से निकलती है। ये पीलीभीत के वनवसा, पीलीभीत की वनवसा, हालांकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है यहाँ पर, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ उत्तराखंड और एक तरफ यहाँ पे जहाँ से ये नहर निकलती है, ठीक है, वनवसा नामक जगह से निकलती है, जिसके एक तरफ उत्तराखंड, एक तरफ आपका नेपाल, एक तरफ पीलीभीत है। तो ये नहर कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है ये नहर। इस नहर की अगर हम लोग बात करें तो ये 1920 में इस नहर को बनाया गया। कब बनाया गया? 1920 से लेके 1928 तक इस नहर का निर्माण कंप्लीट हुआ। 1928 तक इस नहर का निर्माण कंप्लीट हुआ। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया कि प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो हमारी शारदा नहर है, क्या है? हमारी जो शारदा नहर है, जो कि उत्तर प्रदेश से के पीलीभीत से निकलती है, शारदा नदी से निकलती है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करने लग जाएं तो 12,368 किलोमीटर। कितनी कुल लंबाई इस नहर की है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है अगले एग्जाम में दूसरी नहर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूछ लिया जाए ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है, मध्य गंगा नहर कहाँ से निकलती है, कब उसका निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। मैं सारा कुछ कराया हूँ आपको, तो फिर आप करके आएंगे सारा, ठीक है। तो 12,368 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है और ये प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। क्या है? ये प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नहर का आएगा और आप छोड़ के आएंगे, क्योंकि आएगा ही आएगा क्वेश्चन, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका ये एग्जाम हो यूपी एसआई का, चाहे यूपी कांस्टेबल का। यूपी कांस्टेबल में तो ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, और चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रतीक मौर्य, मैं क्वेश्चन हाँ प्रतीक मौर्य भाई, ऐप पर भी क्लास होगी। ऐप पर अभी पिछले कई वीक से क्लास नहीं हो पाई है। स्वाति जी भी कह रही हैं और प्रतीक मौर्य भाई साहब भी कह रहे हैं, सर लूँगा मैं क्लास। कल हो सकता है, देखो कल मुश्किल है क्लास ले पाना। मैं बताऊं क्यों कल मुश्किल है क्लास ले पाना। कल मुश्किल इसलिए क्योंकि मेरी आज रात में 1 से 2, 3, 4 बजे तक जो भी क्लास होगी, 2, 3, 4 बजे तक जो भी क्लास होगी तो होगी। फिर 2, 3, 4 बजे से जो क्लास होगी मेरी, उसके बाद अब इतना जल्दी तो मैं करा नहीं लूँगा कि या फिर सोऊंगा ना। 4 बजे अगर इस क्लास को छोड़ता हूँ, रात में जो क्लास होगी उसका मतलब है या फिर मैं सोऊंगा नहीं रात में, उसके बाद सीधे क्लास कंटिन्यू कराऊँ, क्योंकि 8 बजे से सचिन सर कराएंगे आपके, 8 से 12 तक वो क्लास लेंगे। 3:30 से मेरी खुद की क्लास होती है एनटीपीसी में, 3:30 से मेरी खुद की क्लास होती है एनटीपीसी में। 4 बजे से फिर मेरी होती है एप्लीकेशन पर, 4 बजे से फिर होगी एप्लीकेशन पर, और 6 से 8 फिर मेरी क्लास होगी जो एसएससी सीपीओ के मैराथन चलेगी। एसएससी सीपीओ का मैराथन चलेगा, 6 से 8 उसमें क्लास होगी। 9 बजे फिर मैं आपके साथ लग जाऊंगा इसी क्लास में शाम को। तो कल मुश्किल लग रहा है पॉसिबल हो पाना। संडे को कर लेंगे हम एप्लीकेशन पर क्लास, ठीक है। संडे को हम लोग एप्लीकेशन पर क्लास कर लेंगे। और कुछ लोग यूपीएसआई के पेड कोर्स के बच्चे हैं यहाँ पर, वो कई बार क्वेरी आती है कि सर मिसलेनियस की क्लास बंद कर दी, जो हम लोग विविध करते थे। विविध का चक्कर क्या, मैं यहाँ पे भी एक बार बता चुका हूँ। विविध की मैंने बहुत सारी क्लास करा दी, 60-70 क्लास करा दी। उसको मैं शुरू करूँगा, लेकिन अब क्वेश्चन वाइज शुरू करूँगा लाइव क्लास लेके, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, चलेगा? हाँ चलेगा। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं अभी। शारदा नहर, शारदा नहर में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। शारदा नहर में आपको क्या होना चाहिए? सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये प्रदेश के लगभग 13 जनपदों से होकर गुजरती है नहर। कहाँ से गुजरती है? प्रदेश के लगभग 13 जनपदों से होकर गुजरती है और प्रदेश का लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। 8 से 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है आपकी नहर, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी नहर है तो सिंचाई का क्षेत्र भी सबसे बड़ा होगा या ज़्यादा होगा, चलेगा। तो हम देख लेते हैं आगे। तो शारदा नहर के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद एक नहर आती है सरयू नहर। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सी नहर परियोजना है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय परियोजना बनाया गया है। राष्ट्रीय परियोजना बनाया गया है। तो आपकी एक नहर परियोजना है जिसे हम सरयू नहर परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरयू नहर परियोजना कहते हैं। ये नहर परियोजना शुरू की गई 1977-78 में, ठीक है। सरयू नहर ये घाघरा नदी से निकलती है, ठीक है। सरयू नहर
तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो 1977-78 में इसको बनाने की शुरुआत हुई। ये जो नहर है ना, ये घाघरा और राप्ती दोनों नदियों का पानी लेती है, दोनों नदियों के पानी से सिंचाई करती है घाघरा और राप्ती के बीच के क्षेत्र को, जहाँ पे आपका गोंडा, बस्ती, ये बहराइच वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो सरयू नहर की अगर हम लोग बात करें तो इसको बनाने की शुरुआत 1977-78 में हुई, ठीक है। ये प्रदेश की घाघरा रिवर और आपकी राप्ती नदी से जल लेके सिंचाई करती है। अगस्त 2012 में, कब? अगस्त 2012 में इस नहर को नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया गया। इस नहर को क्या बना दिया गया? नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया गया। अर्थात इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी हिस्सेदारी देगी। क्या देगी? केंद्र सरकार भी अपनी हिस्सेदारी देगी। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किसने किया है? केंद्र और राज्य दोनों ने मिलके, केंद्र और राज्य दोनों ने मिलके इस नहर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, क्योंकि अगस्त 2012 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया। अगस्त 2012 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया। आगे हम लोग चलते हैं और आगे भी हमारे पास एक केन नहर है। क्या है? केन नहर है, वेतवा नहर है। केन नहर की अगर हम लोग बात करें तो केन नहर और वेतवा नहर, केन नहर की तो हमने बात कर ली ना, केन नहर परियोजना, ठीक है। केन नहर की तो हमने परियोजना में देखी थी कि यूपी और एमपी के बीच की परियोजना है केन नहर परियोजना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेतवा नहर, किसकी बात करें? वेतवा नहर की बात करें तो जो आपकी वेतवा नहर है, ये वेतवा नहर निकाली जाती है वेतवा नदी से। किससे निकाली जाती है? वेतवा नदी से निकाली जाती है। ये कहाँ से निकाली जाती है? वेतवा नदी से निकाली जाती है। ये बुंदेलखंड की नहर है, चाहे आपकी वेतवा हो चाहे आपकी केन हो, ये सब कैसी हैं? बुंदेलखंड की हैं। और ये कहाँ से निकाली जाती है? ये झांसी में एक जगह पड़ती है परीक्षा। क्या पड़ती है? झांसी में एक जगह पड़ती है परीक्षा। इसी परीक्षा से इस नहर को निकाला जाता है, वेतवा नहर को। इसी परीक्षा से क्या किया जाता है? इस नहर को निकाला जाता है। इसकी भी दो शाखाएं हैं, इस नहर की भी क्या है? दो शाखाएं हैं। एक है आपका कठौना शाखा, क्या है? एक है आपका कठौना ब्रांच, कठौना शाखा, और दूसरा है हमीरपुर शाखा। दूसरा क्या है? हमीरपुर शाखा। तो ये आपके हमीरपुर में भी भूमि की सिंचाई करती है और बुंदेलखंड में सबसे बड़ा जो प्रयोग है पेयजल पूर्ति भी करती है। क्या करती है? इनका पेयजल पूर्ति भी करती है। और सिंचाई की अगर बात करें तो ये लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। कितनी भूमि की? लगभग 83,000 भूमि की सिंचाई करती है। लगभग 83,000 भूमि की सिंचाई करती है आपकी वेतवा नहर। कितनी? लगभग 83,000 भूमि की सिंचाई करती है आपकी ये वेतवा नहर, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आया ना? हाँ, परीक्षा डैम जहां पर बनाया गया, बिल्कुल सही। जहां पर परीक्षा डैम भी कई बार पूछा गया कि परीक्षा डैम किस नदी पर बना है, तो आपके वेतवा नदी पर ही परीक्षा डैम बना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और आपने इनको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, आपने क्या करना पड़ेगा? इनको याद रखना पड़ेगा। 83,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है आपकी वेतवा नहर, जो कि प्रदेश के ही झांसी से निकाली जाती है, वेतवा नदी से। केन नहर की अगर हम लोग बात करें, तो केन नहर आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के पन्ना से। कहां से? मध्य प्रदेश के पन्ना से। तो मध्य प्रदेश का पन्ना हुआ, छतरपुर हुआ और प्रदेश का बांदा। मध्य प्रदेश का पन्ना, छतरपुर और यूपी के बांदा की सिंचाई करती है। यूपी के बांदा की सिंचाई करती है ये नहर। ये एमपी के पन्ना से निकाली जाती है। इस नहर की लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर इस नहर की टोटल लंबाई है। ज़्यादा इन नहरों की लंबाई नहीं है क्योंकि इन नदियों में ही पानी नहीं है, ना तो केन नदी में ज़्यादा पानी है ना वेतवा नदी में ज़्यादा पानी है, ठीक है। इन नदियों में पानी का संकट ऑलरेडी है। चंबल में भी पानी नहीं है, सिंध नदी में भी पानी नहीं है, तो इन नदियों में पानी है ही नहीं। तो इनसे नहर निकाल के आप कितना लंबा बना सकते हो, कितना लंबा बना सकते हो। तो ये ज़्यादा लंबी नहरें नहीं होती। जिस प्रकार से शारदा नहर देखा आपने, वो हिमालय पर्वत से आती है, उसमें ज़्यादा पानी होता है, तो वो उसकी लंबाई आपने देखी होगी 12,368। आपने निचली गंगा नहर की लंबाई देखी होगी 8,800 किलोमीटर। आपने ऊपरी गंगा नहर की लंबाई देखी होगी 5,640 किलोमीटर। तो उन नहरों की लंबाई बहुत ज़्यादा है, इन नहरों की लंबाई ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन नदियों में ही पानी नहीं है। तो नदियों में जब पानी नहीं होगा
तो नहरों में पानी कहाँ से आएगा, नहरों में पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। इसके आगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके आगे एक और प्रदेश की नहर है जिसे हम धसान नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? धसान नहर कहते हैं। और इस नहर की बात करें तो एक छोटी सी नदी है हमारी धसान नदी। क्या है? धसान नदी। और धसान नदी, और ये नदी है बेतवा की सहायक नदी। किसकी है? बेतवा की सहायक नदी। और बेतवा खुद किसकी नदी है सहायक? बेतवा खुद किसकी है? बेतवा खुद धसान नदी, बेतवा खुद है यमुना नदी की सहायक, ठीक है। किसकी है? यमुना नदी की सहायक। और यमुना खुद किसकी सहायक है? आपकी गंगा नदी की सहायक, ठीक है। किसकी है? गंगा नदी की सहायक। और गंगा और एक और नदी बांग्लादेश में जाके दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और दोनों मिलने के बाद इनका नाम क्या पड़ता है? आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो धसान नहर की हम लोग बात कर रहे थे, धसान नहर, हाँ धसान नहर की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। इस नहर को भी हमीरपुर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? हमीरपुर में इस नहर को बनाया गया है। और वहीं छोटे से एक क्षेत्र की क्या करती है? सिंचाई करती है। तो ये था आज के आपका नहर का पार्ट, जिसमें आपने कुछ परियोजनाओं को देखा था और प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट नहर थी उनको देखा था। अब आपके बचते हैं कुछ प्रोजेक्ट जो डैम और बांध बनाए गए हैं। मैं एक दिन आपको सारे बांध करा दूंगा। उन बांध को, उनमें समझने का कुछ नहीं होगा, बस आपको याद करना क्या है होता है उसमें, ये याद करना है कि कौन सा बांध कहाँ पर है, कौन सी रिवर, कौन सी नदी पर या कौन सी नहर पर बनाया गया है, कौन सी नदी पर बनाया गया। तो पहले तो हम नदियों को पढ़ेंगे, प्रदेश की नदियों को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बांध को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ झील है हमारे पास, उस झील को देखेंगे। उसके बाद पक्षी विहार हुए, वन्य जीव अभ्यारण्य हुए, तो बहुत सारा है हमारे पास पढ़ने को। उम्मीद करेंगे जल्दी से हमारा सिलेबस खत्म हो। हाँ चलेगा। क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। आज 1 बजे से धुआंधार क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिएगा। आप आज 1 बजे से आगे तक 2-3 बजे तक आप तैयार रहिएगा। 3 साढ़े 3 जो भी बजेगा तैयार रहेगा। और क्लास में क्वेश्चन करते हैं 1 बजे। तो सारे लोग आज मुझे 1 बजे मिलने चाहिए, चाहे आपके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, चाहे आपके NTPC का, चाहे आपके ग्रुप डी का, चाहे आपके UPSI का, UP कांस्टेबल, चाहे UPPCS, किसी का भी एग्ज़ाम है, मिलेंगे ज़रूर। आज CPO का भी एग्ज़ाम है तो भी आज मिलेंगे 1 बजे, क्योंकि थोड़े दिन की तपस्या है। तपस्या नहीं करेंगे तो फिर फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे 1 बजे। कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोर्स कर नहीं रहे, कोर्स कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आधा घंटे की क्लास हो रही है। तो चलेगा, आज हमारा जो नहर का पार्ट था यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लाइक ज़रूर करेंगे प्लीज़, और शेयर करेंगे क्लास को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपका परिवार कैसे बढ़ सकता है बिना आपके योगदान के। और साथ के साथ हमारी जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी हैं, UPPCS की टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है, और टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है, CPO की टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है। इन टेस्ट सीरीज को लेके आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर अभी से जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस नहीं करते तो थोड़ा लेट हो जाएंगे आप। और UPPCS की भी प्रैक्टिस करिए। UPCP और CPO का एग्ज़ाम तो खैर बहुत पास आ गया है, उसकी भी प्रैक्टिस अभी तक अगर आपने नहीं करी है तो 4-5-6 दिन आप प्रैक्टिस करिए CPO की। बाकी कल 12 घंटे की मैराथन होगी, 12 घंटे की मैराथन होगी, हम उस मैराथन क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।